दोस्तों, सारे इंडिया से फार्मर्स प्रोटेस्ट की बात चल रही है और ये प्रोटेस्ट फार्म एक्ट 2020 को लेके चल रहा है। इस फार्म एक्ट के पहले गवर्नमेंट ने एक फार्म ऑर्डिनेंस पारित किया था जिसका ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे किसान संगठन विरोध कर रहे थे। सो डियर फ्रेंड्स, वी आर वॉचिंग द फार्मर्स प्रोटेस्ट ऑल ओवर इंडिया इनिशियली अगेंस्ट द फार्म ऑर्डिनेंस. And in the current session of monsoon, when this farm ordinance has been turned into the Farm Act 2020, again we are watching the protest of the farmers. So I am your friend Gaurav Marwaha, and today I'll discuss and explain you about what are the basic provisions of the Farm Act and what are the pros and cons of the Farm Act 2020. So before starting, let me explain you in Unique IS. The batches for IS and MTPSC are available. So for your sure success, for your ensured success, get yourself registered in these courses of Unique IS. And Unique IS has already given All India third rank, seventh rank, and many other ranks in civil services exam. And at the same time, it has given 3 times first rank in MPPSC. So let us start the farmers protest. So why it is in news? तो दोस्तों, जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, इस कारण से जगह जगह कहीं रेल रोका जा रहा है, कहीं ट्रेनें रोकी जा रही हैं, और आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है. सो द फार्मर्स प्रोटेस्ट रिगार्डिंग आर बेसिकली दे आर रिलेटेड विद द 3 acts that pertain to agriculture marketing reforms. And these 3 acts have actually replaced the ordinance which are issued in June 2020, and these acts envisages to bring changes in some of the key aspects of the farm ecology and economy in our country, like the trade in agriculture commodities, the price assurance, the farm services including contracts, and the stock limit of essential commodities act. और ये जो फॉर्म अब एक्ट जो ऑर्डिनेंस थे अब जो एक्ट बन चुके हैं, उनका संबंध कहीं ना कहीं जो कृषि जन्य वस्तुओं का जो खरीद फरोख्त है उनकी व्यवस्था में भारत में आमूलचूल परिवर्तन करने से है, और जो आवश्यकता वस्तु अधिनियम है उसमें जो संशोधन हुए हैं उनसे संबंधित है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कहीं ना कहीं ये संबंधित है, जिसको अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं. एंड डियर फ्रेंड्स, बिफोर दिस एक्ट the farm trading are done through the agro mandis, but this act has removed the condition, and now the sale and purchase of agro commodities can be done from anywhere inside India including the mandis. So that act to sort bring much needed reform in agro marketing system, such as removing restrictions of private stock holding of agriculture produce or creating trading एरियाज फ्री ऑफ मिडिल मैन एंड टेक द मार्केट ऑफ द फार्मर. यानी मैं इसको बहुत सिंपल वे में कहूँ कि बहुत सारी चीज़ों की पहले एक स्टॉक लिमिट हुआ करती थी, वो अब रिलैक्स कर दी गई है, और ये प्रयास किया जा रहा है कि कृषि में जो बिचौलिए हैं मंडियों में बैठे हैं, धीरे धीरे उनसे किसानों को मुक्ति दी जा सके. बट डियर फ्रेंड्स, बेसिकली जो फार्मर्स का एप्रीहेंशन है वो ये कि इन मंडी whenever a farmer sells his product, he at least get the minimum support price. यानी हमारे देश का किसान जब मंडी में जाके अपना कृषिजन्य उत्पाद जब बेचता है तो कम से कम वह उत्पाद वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे बैठता है. लेकिन जो नई व्यवस्था होगी जिसमें सीधी कंपनियां आप किसानों से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीदेंगी, उसमें अभी सरकार ने यह क्लियर नहीं किया है कि वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसमें लागू होगा या नहीं होगा. तो इस कारण से हमारे किसान बहुत चिंतित हैं. अब चूंकि बात चली है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, सो डियर फ्रेंड्स, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज ए प्राइस विच इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, एंड बिलो दिस द एग्रो कमोडिटी कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट. तो न्यूनतम समर्थन मूल्य ऐसा मूल्य है जिसको भारत सरकार घोषित करती है. एक्चुअली भारत सरकार का भी एक संस्थान है, इसे वो घोषित करता है, and there is a autonomous body that is known as Commission on Agriculture Cost and Pricing, CACP. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है डियर फ्रेंड्स, who decides the minimum support price. बोलते तो है गवर्नमेंट, बट गवर्नमेंट में बेसिकली एक स्पेशलाइज बॉडी है, उसका नाम है कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग. और ये पूरा जो व्यवस्था है FCI, दैट इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो हैंडल करता है, वो नोडल एजेंसी. ये भी क्वेश्चन बना हुआ है.
कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैंडल्स द एमएसपी सिस्टम, तो इट इज़ हैंडल्ड बाय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज़ एफसीआई। और अगर आपसे पूछें कि जो इसकी डिक्लेरेशन कौन करता है, तो कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग इसका डिक्लेरेशन करता है। तो बेसिकली किसानों को ये प्रॉब्लम है इस समय कि इन द न्यू सिस्टम वेदर द मिनिमम सपोर्ट प्राइस विल बी अवेलेबल टू देम और नॉट, इस बात को लेके वो चिंतित हैं व्हेन दे विल सेल देयर प्रोडक्ट टू द कंपनीज। अब दोस्तों बेसिक चीज़ है कि इतने बड़े फॉर्म रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्या हुई, अब उस पर आते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इन नदर्न एरियाज लाइक इन पंजाब एंड यूपी, these mandis really worked well to enhance the green revolution, और किसानों का प्रोडक्ट इन्होंने समय से ख़रीदा और मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे ख़रीदा। ये जो मंडी है, मंडी में एक्चुअली बड़े व्यापारी होते हैं जो मिडिल मैन की तरह काम करते हैं। सो और उसमें जो मंडियाँ होती हैं उसमें एक मंडी टैक्स भी लगता है, तो उससे भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू होती है। एंड जो एग्रो मंडीज़ होती हैं दे आर ऑल रेगुलेटेड, यानी सरकार का इसमें नियंत्रण होता है। तो ये कुछ अच्छाइयाँ हैं इसकी। बट द प्रॉब्लम इज़, अगर हम बात करें व्हाट इज़ द नीड ऑफ द फॉर्म रिफॉर्म, सो दीज मंडीज़ जो हैं सिंस दे आर इन द हैंड ऑफ मिडिल मैन, सो दे आर वेरी मच नाउ अंडर डेवलप्ड एंड एक्सप्लॉइटिव एंड दे आर कंट्रोल्ड बाय द मर्केंटाइल पावर्स। और अब ये जो मंडियां हैं ये बेसिकली एक समझ लीजिए बिचौलियों का ही साधन बन गई है। इससे कोई कृषि उत्पादन बढ़ाने में ये सफल नहीं रही हैं, ऐसा सरकार का मानना है। एंड कहीं ना कहीं दीज मंडीज हैव इनहैंस्ड द मार्केटिंग मोनोपोली, और they are not enough to provide the high tech inputs to the farmers। और जिस तरीके से किसान को नए नए इनपुट्स मिलना चाहिए, अच्छी बीज मिलना चाहिए, टेक्नोलॉजी मिलना चाहिए, सरकार को ऐसा लगता है कि ये मंडियाँ वो भी किसानों को उपलब्ध कराने में उस स्तर पे सफल नहीं हुई हैं। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, the government has not abolished these regulated mandis, government has only hammered the monopoly of these mandis। यानी ये जो सरकारी मंडियां हैं जिनको APMC कहते हैं, APMC मंडी, अभी भी किसान चाहे तो अपना प्रोड्यूस इसमें बेच सकेगा, लेकिन इस सरकार ने एक्चुअली इनकी मोनोपोली तोड़ी है, क्योंकि ये मंडियां सरकार को लगता है प्रोग्रेसिव नहीं है, एक बिचौलियों का घर बनी हुई हैं, और ये किसानों को जो हाई टेक इनपुट चाहिए वो देने में असमर्थ रही हैं। इसीलिए ये रिफॉर्म्स किए गए हैं। अब सिंस द मोनोपोली ऑफ द मंडीज आर ब्रोकन, तो अब इन मंडियों के बारे में देखते हैं। दीज मंडीज आर नोन एज APMC मंडीज, और APMC का मतलब होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, मंडी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। और डियर फ्रेंड्स, मंडी इज ए टाइप ऑफ बाजार वेयर होलसेल थिंग्स आर सोल्ड एंड परचेज, स्पेशली द फूड ग्रेन्स। और किसी भी चीज़ की जब बड़े लार्ज स्केल पे खरीद फरोख्त हो तो उसको मंडी कहते हैं, और नॉर्मली एग्रो प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है। तो APMC मंडी इसकी इसमें मोनोपोली अब सरकार ने ख़त्म की है। किसान चाहे तो APMC मंडी में जाके बेचे, और अगर किसान चाहे तो वो सीधे जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है जो एग्रो रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाता है वहाँ भी बेच सकता है। सो द मंडीज, दैट इज agricultural produce market committee, it is basically established and regulated by the marketing federation or the market board of a state government, यानी राज्य सूची का सब्जेक्ट है ये। और मंडी डियर फ्रेंड बहुत रेगुलेटेड होती हैं, एंड दे प्रोवाइड लॉट ऑफ सेफ गार्ड्स to the farmers, they provide lot of regulations, they provide the minimum support price to the produce of the farmer। तो बहुत सारे किसान बड़े सुरक्षित महसूस करते हैं। और टिल 2020 यानी इस एक्ट के पहले तक जो फर्स्ट सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है वो किसान इन्हीं APMC मंडियों में करता है। बट अब नई व्यवस्था में है कि इफ़ ही वांट्स ही कैन सेल इट इन APMC, अदरवाइज ए फार्मर इज़ फ्री टू सेल हिज प्रोड्यूस ऑल ओवर इंडिया। तो ये कुछ अच्छाइयाँ भी हैं इस एक्ट की कि पहले किसान को कंपल्शन हो एक तरीके से था कि वो अपने करीबी मंडी में जाए, अब ऑल ओवर इंडिया वो कहीं भी अपना माल बेच सकता है। अगर हम बात करें इस बिल में जो खास बात है तो हम समझ ही गए कि सबसे बड़ा अगर बात करें, इट हैज़ ब्रोकन द मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट रेगुलेटेड मंडीज एंड इट हैज़ अलाउड फार्मर्स टू सेल डायरेक्टली टू द प्राइवेट बायर्स। यानी मंडियों की मोनोपोली ख़त्म है,
किसान चाहे तो मंडियों में बेचे, किसान चाहे तो मंडियों में ना भी बेचे। लेकिन दोस्तों एक्चुअली जो मंडियों में बड़े बड़े जो बिचौलिए बैठे हैं, इससे उनकी इनकम को ख़तरा है, तो वो भी काफ़ी कुछ इन स्ट्राइक्स के पीछे काम कर रहे हैं। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स ए लीगल फ्रेमवर्क for farmers to enter into written contracts with companies and produce for them। अब सवाल है कि मंडीज तो हमें ऑलरेडी रेगुलेटेड होती हैं। व्हेन द फार्मर सेल्स हिज प्रोड्यूस डायरेक्टली टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, सो व्हाट काइंड ऑफ मैकेनिज्म विल बी देयर? सो डियर फ्रेंड्स, these reform, these acts also provide a legal framework to the farmers। तो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी अब उसमें इसमें बहुत ज़्यादा उसके बारे में भी शर्तों को बताया गया है। And allow agriculture business to stock food articles and remove the government ability to impose restrictions arbitrary। और जो गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से फूड आर्टिकल्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाती थी, कहीं उसमें भी कुछ इसमें ढील दी गई है। अगर हम बात करें व्हाट आर द बेनिफिट्स, तो आप समझ ही गए कि इसमें जो डिफरेंट चीज़ों पे पहले जो किसानों को बहुत ज़्यादा नियंत्रण था कि वो मंडियों में ही अपना प्रोड्यूस बेचेंगे, और अपने ऑब्वियसली वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही, मंडी के अंदर ही बेचना पड़ता था। तो आप क्लियर ही हो गया कि अब वो दे कैन सेल इट इवन इन मंडी, दे कैन सेल इट इन देयर डिस्ट्रिक्ट, दे कैन सेल इट इन देयर स्टेट, दे कैन सेल इट एनी वेयर इन साइड द कंट्री। सो हम कह सकते हैं इट्स सॉट टू रिमूव द स्टॉक होल्डिंग लिमिट एज वेल एज कर्व्स ऑन इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट ट्रेड एंड क्रिएट ए फ्रेमवर्क फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। और साथ में किसान अगर किसी बड़े एमएनसी को अगर वो अपना एग्रो प्रोड्यूस बेचेगा, सो दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के भी इसमें बहुत सारे नियम बताए गए हैं। एंड साथ ही साथ पहले जो है एसेंशियल कमोडिटीज़ के तहत हर चीज़ की एक स्टॉक लिमिट थी, अब वो लिमिट भी एग्रो जो प्रोडक्ट्स हैं वीट राइस, दे आर नाउ रिमूव फ्रॉम द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। यानी किसान चाहे तो उनकी भी स्टॉक लिमिट बढ़ा के अपने पास रख सकता है। तो ये बड़े बेनिफिट्स हैं इसके। जो कि बार आ रही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। सो डियर फ्रेंड्स, हम देखते हैं अभी नेट शेल में, अभी हमारा टॉपिक तो नहीं है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे। आई विल रिलीज ए डिफरेंट वीडियो फॉर यू ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो अभी हम देखें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। डियर फ्रेंड्स, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द एग्री बिजनेस कंपनी। मान लीजिए ये एक एग्री बिजनेस कंपनी है, मान लीजिए ये टोमेटो केचप बनाता है। तो ये जो कंपनी है खुद तो आप समझ गए कि खुद तो ये खेती नहीं करेंगे। सो दीज एग्रो कंपनीज दे हैव साइन एन एग्रीमेंट विद दीज फार्मर्स। अब किस चीज़ का है? अगर ये टोमेटो केचप बना रहा है, सो दीज फार्मर्स विल सप्लाई द प्रोड्यूस टू द कंपनी। तो उसमें एक रिटर्न एक एग्रीमेंट हो जाता है कि द फार्मर विल सप्लाई द प्रोड्यूस टू दिस एग्रो कंपनी। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ टोमेटो लिया, अगर ये एग्रो बिजनेस कंपनी समझ के लिए जैम बना रहा है, सो दिस फार्मर्स कुड सप्लाई द एप्पल टू दिस कंपनी। अगर ये एग्री बिजनेस समझ लीजिए पिकल्स बना रहा है, तो फार्मर उनको फिर पिकल के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो सप्लाई करेगा। अब सवाल है एग्री बिजनेस कंपनी बदले में क्या करेगा? जो भी हाई क्वालिटी इनपुट्स चाहिए, सर्विसेज चाहिए, क्रेडिट चाहिए, ये वो फार्मर्स को दिलवाएगा। अब एग्री कंपनी बिजनेस ये क्रेडिट कहाँ से लाएगा? इसीलिए फिर थर्ड पार्टी इसमें आ जाती है, बैंक्स। तो एग्रो कंपनी जो है जो भी किसान को प्रोड्यूस बनाने में जो खर्चा आएगा वो क्रेडिट दिलवाएगा इस बैंक से। और फाइनली जो बैंक को एग्रो बिजनेस कंपनी जो भी उसका प्रॉफिट होगा उसमें से पेमेंट फॉर प्रोड्यूस जो इस बैंक को वापस कर देगा। मैं रिपीट करता हूँ डियर फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग can be a two-party agreement, but dear friends, normally it's a tri-party agreement in which the farmer provides the output to the agribusiness, and the agribusiness they pay for the inputs, and finally they get the output of the farmer, and for the need of the finance the third party is the bank। तो इस जो नया कॉन्ट्रैक्ट जो नया एग्रो एक्ट है, फार्म एक्ट है, उसमें इसके बारे में भी बताया जा रहा है कि काफ़ी शर्तें दी गई हैं। Then the act aimed to do away with the government interference in agriculture trade by creating trading areas free of middleman and the government taxes outside the structure of the APMC। जैसा हमने बात किया था कि अब जो गवर्नमेंट जो है वो मिडिल मैन से अब किसानों को बचाना चाह रही है। देखिए, if a किसान sells his product in the मंडी to the middleman,
तो बेसिकली मिडिल मैन का भी प्रॉफिट होता है। फिर मंडी वो आगे जाके वो जो अनाज है हो सकता है किसी कंपनी को बेचे। तो अब नई व्यवस्था में अगर किसान सीधे सीधे वो अपना प्रोड्यूस किसी कंपनी को बेचता है तो वो जो बीच का जो कट लगता है वो अब कट नहीं रहेगा, तो उसका फ़ायदा हो सकता है किसान को डायरेक्ट मिले और कंपनी को डायरेक्ट मिले। So this act they want to remove the not only the government interference but also the middleman in the agri business, and it also allow farmers an option to sell their produce to anywhere in India. Even they can sell it to the mandis if they want. तो ये बहुत सारे benefit दिख रहे हैं। Then these act may enable private players to invest in warehousing, grading and other marketing infrastructure. डियर फ्रेंड्स, अभी हिंदुस्तान में ना वेयर हाउसिंग की बहुत कमी है, कोल्ड स्टोरेज की बहुत कमी है, प्राइवेट बड़े प्लेयर्स नहीं आ रहे हैं एग्रो बिजनेस में। बट बिकॉज नाउ these farm acts have provided, they have enabled the big private players to invest in warehousing. अब क्या होगा, जो बड़े प्राइवेट प्लेयर्स हैं, they will buy agro products from the farmers. Now they will need lot of storage, the warehousing, the cold storage. तो अब वो डेवलप कर पाएंगे। तो दिस नॉट ओनली दिस विल प्रमोट द एग्रो ट्रेड, इट विल प्रमोट द एग्रो related warehousing, and for perishable item it will promote the cold storage facility. And also these acts promote the creation of farmer producer organization on a large scale and will help in creating a farmer friendly environment, a farmer friendly ecosystem. और सरकार का ऐसा मत है कि वो बिचौलियों को रिमूव करे धीरे धीरे और किसानों के ही जो है फार्मर प्रोड्यूसर संगठन बनाए, जिससे जो भी लाभ मिलना है सीधे सीधे किसान को मिले, सीधे सीधे कंपनी को मिले। सो गवर्नमेंट एक्चुअली एम्स एट वन इंडिया वन एग्री मार्केट। तो दोस्तों, नारा तो ये है गवर्नमेंट का, एक भारत और एक ही कृषि बाजार। लेकिन आप ध्यान से देखिए, एक बाजार कहाँ से रहा? एक तो पूरा मंडी है जो कि गवर्नमेंट रेगुलेटेड रहेगा, और दूसरा आउटसाइड मंडी, फार्मर कैन सेल देयर प्रोडक्ट टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड डायरेक्टली। और मंडी पे तो मंडी टैक्स लगेगा, लेकिन जब किसान कॉर्पोरेट को बेचेगा तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो डियर फ्रेंड्स, कहने को तो ये है वन इंडिया वन एग्री मार्केट, बट एक्चुअली इसने दो तरह के एग्री मार्केट इंडिया में देगा। सो डियर फ्रेंड्स, द स्लोगन इज वन इंडिया वन एग्री मार्केट, बट एक्चुअली इंस्टेड ऑफ वन एग्री मार्केट देयर आर टू एग्री मार्केट्स. The one is a regulated one, that is APMC mandi, and another is the free flow market without a mandi tax, in which the farmer will sell his product to the corporate world in the agri business. अब हम आ जाएंगे इश्यूज क्या हैं, फार्मर्स क्यों परेशान इसमें हो रहे हैं। देखिए, सीधी सीधी बात है, किसान का मानना है कि द गवर्नमेंट हैज नॉट क्लियरली very much vocal that when they will sell their produce outside the mandi, whether they will sell it at the minimum support price. तो पहली चीज़ ये है कि किसान को ये नहीं पता कि जब वो मंडी के बाहर इसको बेचना चालू करेगा तो न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा या नहीं मिलेगा। नंबर 2, अगर कंपनी ने उसको चीट किया तो क्या रिड्रेसल मैकेनिज्म होगा, क्योंकि कंपनी तो बड़ी होगी, किसान तो आपको पता है हिंदुस्तान के 70-80-85% किसान जो है छोटे किसान हैं। So what will be the minimum support price system? What will be the grievances redressal system? It's not clear to the farmers. And वैसे भी dear friends, not only agriculture but trade in agriculture is a state-led subject, and government is doing it at its own as a federal party. So it is against on the system of federalism, because trade in agriculture is a state-led subject. Let the state decide about this policy. तो ऐसा भी कुछ आलोचकों का कहना है कि भाई जो कृषि से संबंधित व्यापार है राज्य सूची का विषय है, और जो केंद्र है वो अननेसेसरी इसमें इंटरफेरेंस कर रहा है। और नो डाउट एपीएमसी का भी इसमें बहुत ज़्यादा इसमें उनका मानना है कि ये तो हमको तो ख़त्म करने वाली चीज़ है, वो भी काफ़ी विरोध कर रहे हैं। और एपीएमसी पे तो टैक्स लगेगा 3 से 4% या 5% जो भी है, और जब किसान डायरेक्ट बेचेगा बड़े बड़े हाउसेस को तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ऑब्वियसली मंडियों को तो विरोध करना ही है इस बात का। And this act has been passed without much consultation, without much participation.
कहने को तो देखिए सरकार जो है प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करके नीति आयोग ले आता है कि हम तो सहभागीदारी करते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं, बट इसमें ऐसा विपक्षियों का ऐसा कहना है कि गवर्नमेंट ने प्रॉपर अपोजिशन जो रन स्टेट्स हैं उनसे कंसल्टेशन नहीं किया. So dear friend, this act has been brought without the consultation of the parties which are related with the act. And dear friend, लोगों का ये भी मानना है कि ऐसे आलोचकों का कि this act is not actually the farmer friendly. This act is actually the remote controlled by the larger corporate world. Need not to tell you, हिंदुस्तान में पिछले 6-7 साल में अगर सबसे ज़्यादा तरक्की कर रही हैं तो वो मुट्ठी भर घराने हैं जिनका मैं नाम अभी नहीं लूँगा, और वो मुट्ठी भर घराने भी एक पर्टिकुलर स्टेट से ज़्यादा संबंधित रखते हैं. तो ऐसा विरोधियों का कहना है कि सरकार उनके इशारों पर ये काम कर रही है, एंड दिस में लीड टू द क्रोनी कैपिटलिज्म, और ये भारत में एक बहुत ही विषमता को बढ़ावा देने वाली स्थिति को पैदा करेगा, क्रोनी कैपिटलिज्म को पैदा करेगा. तो इसीलिए इसका जगह जगह विरोध चल रहा है. लॉट ऑफ प्रोटेस्ट इज देयर, and in the previously we have an example. The state of Bihar has abolished the APMC mandis in 2006. And what happened in the state of Bihar when these mandis were off? The farmers could not get the minimum support price. तो बिहार ने बहुत पहले जब APMC मंडी समाप्त की थी तो ये सोच की थी कि अब किसानों को फ़ायदा मिलेगा, लेकिन हुआ क्या, जो फार्मर्स को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य वो उनको नहीं मिला. तो कोई फ़ायदा नहीं है किसानों का, ऐसा मानना है कि मंडी समाप्त करने का कोई औचित्य नहीं है. एनीवे, गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो बिल का विरोध हो रहा है एक्चुअली मिथ है जिसके कारण विरोध हो रहा है. गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि नहीं, फैक्ट ये है कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं. देखिए, आप अब समझ ही चुके हो क्या फ़ायदा है. फार्मर कैन नाउ डायरेक्ट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट with the agro company, eliminating the middleman. तो जो middleman 20-25-30% का कट करता है वो ख़त्म हो जाएगा, तो इसका बेनिफिट एग्रो कंपनी और किसान को मिलेगा. Then buyer to be responsible for providing the necessary means or input. नंबर 2, ये मंडियाँ किसानों को इनपुट नहीं देती थी, लेकिन अब जो एग्री बिजनेस में जो कंपनी आएंगी वो किसानों को नए नए बीज, नए नए तरह की तकनीकें देंगी जिससे किसान का उत्पादन बढ़ेगा. I'm repeating it now. Buyers that will be likely to be the agri companies will be responsible for providing the high tech inputs, which are needed to increase the yield of the farmer. And they will also provide the equipment, the technical guidance, advice to the farmer, and will produce the production of the agriculture and of the country. एंड ये जो सिस्टम है ये बेसिकली जो मंडी राज को, कोटा राज को, लाइसेंस राज को ख़त्म करने वाला है. एंड इट इज़ इन अलायंस विद द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन एग्रो बिजनेस. और इससे भारत में बड़े बड़े वेयर हाउसिंग खुलेंगे, कोल्ड स्टोरेज खुलेगा, और कहीं ना कहीं FDI को भी ये बढ़ावा देगा. तो सरकार का मानना है नहीं, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं. अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो हम ये कहेंगे कि gradually India is moving for one nation, one market in the agriculture world. But dear friends, these should be done cautiously, and the farmers should be saved from the clutches of the corporate world, and it should be farmers oriented, the nation oriented. Thank you very much. Friends, I hope you have liked this video. Kindly share and subscribe it. Thank you very much.